चैप्टर 56। उस लड़के ने डेजी को फुल सेटिस्फाई कर दिया। डेजी भी दिव्यांश समझकर उसके साथ एंजॉय कर रही थी। दिव्यांश और पैंथर दोनों ही वहां से चले गए थे। पैंथर ने उस लड़के को अच्छे से समझा दिया था कि सुबह होने पर क्या करना है। दिव्यांश और पैंथर दोनों ही होटल रूम में थे। कुछ ही देर में दोनों की फ्लाइट थी। दिव्यांश का एक एक मिनट एक से एक जन्म के बराबर कट रहा था। दिव्यांश अगर शक्तिमान होता तो अब तक घूमकर अपनी दृष्टि के पास पहुंच जाता है। अब आगे रेस्ट करके करीब 2 घंटे बाद पैंथर और दिव्यांश दोनों ही एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अगले ही पल दिव्यांश आंखें बंद किए हुए फ्लाइट में बैठा हुआ था। दिव्यांश जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो बहुत बेचैन था। बेचैन वह अभी था, लेकिन पिछली बेचैनी में और इस बेचैनी में बहुत फर्क था। पिछली बार उसका दिल उसे कोस रहा था और इस बार उसका दिल दृष्टि के लिए धड़क रहा था। दिव्यांश ने फ्लाइट में करीब 14 घंटे बिताए थे और ये 14 घंटे दिव्यांश को बहुत भारी लग रहे थे। फाइनली एक लंबी फ्लाइट लेने के बाद दिव्यांश राजस्थान एयरपोर्ट पर उतरा। दिव्यांश की आंखों में चमक थी, दृष्टि से मिलने की एक्साइटमेंट थी, दृष्टि से माफी मांगने की जल्दी थी। लेकिन दिव्यांश ये भी जानता था कि दृष्टि तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा है। पैंथर ने एयरपोर्ट के बाहर आकर देखा तो रघुवंशी मेंशन से गाड़ियां आई हुई थी। पैंथर ने सारा सामान गाड़ियों में रखवाया और दिव्यांश को गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए कहा, सर बैठिए, अब इंतजार खत्म हो गया है। दिव्यांश मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गया। पैंथर ड्राइवर के पास बैठ गया। दिव्यांश बैठकर बोला, ड्राइवर गाड़ी दृष्टि के घर की तरफ ले चलो। ड्राइवर ने तो पहली बार दृष्टि का नाम सुना था। ड्राइवर ने हैरानी से पैंथर को देखा और पैंथर ने अपने सर पर हाथ मार लिया। पैंथर बोला, सर दृष्टि मैडम का घर कहाँ है? दिव्यांश को अब गुस्सा आ गया और उसने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम्हें नहीं पता कहाँ है? तुम्हें मैंने पिछले 4 महीने से दृष्टि के बारे में बता रखा है और तुमने अब तक दृष्टि के घर का पता नहीं मालूम किया। पैंथर सफाई देते हुए बोला, लेकिन सर आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैं दृष्टि भाभी के घर का पता मालूम करूं। दिव्यांश ने दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरी बहुत बातें मानते हो ना। उतरो गाड़ी से, अभी उतरो, पैदल मिशन आ जाना। पैंथर अब थोड़ा चिढ़ गया और नाराज होकर बोला, सर यह क्या बात है? मुझे क्या पता दृष्टि भाभी का घर कहाँ है? आप ही बता दो। दिव्यांश बोला, मुझे पता होता तो मैं बता देता। मुझे नहीं पता दृष्टि कहाँ रहती है। राजपूत हवेली ही रहती होगी। पैंथर दिव्यांश की बातों पर शक करते हुए बोला, मतलब आप नहीं जानते दृष्टि कहाँ रहती है? राजपूत हवेली रहती होगी का क्या मतलब है? आप श्योर नहीं हो कि वो राजपूत हवेली रहती है या नहीं? पैंथर अपना मुंह पीछे की तरफ करके यह सारी बातें बोल रहा था और दिव्यांश गुस्से में पैंथर को देख रहा था। पैंथर दिव्यांश का गुस्सा समझते हुए बोला, सर आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं पता करके बताता हूं कि दृष्टि कहाँ रहती है। दिव्यांश ने गुस्से में पलके झुपका दी, जैसे कह रहा हो 5 मिनट में ही बता करके बता दो वरना तुम गए। पैंथर गाड़ी से उतर गया और धड़ाधड़ धड़ाधड़ फोन करने चालू कर दिए। 5 मिनट बाद पैंथर फिर से गाड़ी में बैठा और पीछे मुंह करके बोला, सर दृष्टि भाभी राजपूत हवेली तो नहीं रहती, उसकी कोई सहेली है पूर्वी, उसके साथ उसके फ्लैट में रहती है। दिव्यांश बोला, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पूर्वी के फ्लैट पर चलो। पैंथर ने अपने मोबाइल से एक एड्रेस ड्राइवर को दिखाकर कहा, इस एड्रेस पर गाड़ी ले चलो। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 1 घंटा ड्राइव करने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी एक अपार्टमेंट के बाहर रोक दी। दिव्यांश जल्दी से गाड़ी से उतरा और जल्दी जल्दी अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। पैंथर ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, रुक जाइए, आपको क्या पता पूर्वी का फ्लैट कौन सा है? पैंथर की बात सुनकर दिव्यांश रुक गया। दिव्यांश इतना एक्साइटेड हो गया था कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था।
वह बस किसी तरह दृष्टि को देखना चाहता था। पैंथर दिव्यांश के पास आकर बोला, सर फ्लैट नंबर 17 में पूर्वी रहती है, चलिए हम दोनों ही चलते हैं। पैंथर और दिव्यांश दोनों ही फ्लैट नंबर 17 की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे दिव्यांश फ्लैट की तरफ कदम बढ़ा रहा था, दिव्यांश के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। दिव्यांश नहीं जानता था कि दृष्टि से दूसरी मुलाकात कैसे होगी। वो नहीं जानता था दृष्टि उसे माफ करेगी या नहीं। वो नहीं जानता था दृष्टि उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। आखिर दिव्यांश ने अनजाने में ही सही, लेकिन दृष्टि के साथ बहुत गलत बिहेव किया था। दिव्यांश और पैंथर दोनों ही पूर्वी के फ्लैट के बाहर खड़े थे। दोनों ही कंटिन्यू बेल बजा रहे थे, लेकिन गेट किसी ने नहीं खोला। करीब 10 मिनट बेल बजाने के बाद पैंथर बोला, सर मुझे लगता है वह दोनों घर पर नहीं है, वरना अब तक तो वह गेट खोल देती। तभी एक 40-42 साल की औरत दूसरे फ्लैट से बाहर आई। उस औरत ने दिव्यांश और पैंथर को देखकर कहा, आप दोनों पूर्वी के रिश्तेदार हैं। दिव्यांश ने नामे गर्दन हिला दी और पैंथर ने हाँ में। औरत दोनों की गर्दन देखकर कंफ्यूज हो गई। पैंथर ने बात संभालते हुए कहा, वो हम रिश्तेदार नहीं हैं, पूर्वी के दोस्त हैं, उससे मिलने आए हैं, लेकिन लगता है वह घर पर नहीं है। वह औरत बोली, हाँ वो पूर्वी के दोस्त आई हुई है ना, जो अंधी है। अंधी सुनकर दिव्यांश के दिल में एक अजीब से दर्द का आभास हुआ, लेकिन दिव्यांश ने खुद को संभाल लिया। औरत कुछ याद करते हुए बोली, क्या नाम है उस लड़की का? उस अंधी लड़की का नाम है दृष्टि। दृष्टि के साथ वह एग्जीबिशन में गई है। वह लड़की छोटे छोटे पॉट बनाती है, उसी का एग्जीबिशन है। वह दोनों वहीं गई हैं, आप दोनों भी वहीं चले जाइए। पैंथर ने पूछा, आप हमें एग्जीबिशन का पता बता सकती हैं? वह औरत अपने फ्लैट में गई और एक पेज लेकर आई। फिर उस पेज को पैंथर को पकड़ाते हुए बोली, हाँ उसने हमें भी इनवाइट किया था, लेकिन हम जा नहीं पाएंगे, आप चले जाइए। पैंथर ने वह एड्रेस देखा और फिर दिव्यांश को देखकर बोला, सर चलिए। पैंथर दिव्यांश को लेकर वहां से चला गया। दिव्यांश का इंतजार तो और लंबा होता जा रहा था। जहां दिव्यांश को अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी थी, वही दृष्टि अपनी जिंदगी के सारी उम्मीद खो चुकी थी। अब उसे अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन दृष्टि नहीं जानती थी कि एक नया सवेरा उसका इंतजार कर रहा है। शिवाय मिशन। शिवाय आर्या के साथ गार्डन में बैठा था। ड्रैगन भी उन्हीं के आसपास चक्कर लगा रहा था। आर्या और ड्रैगन की अब बहुत पटने थी। आर्या ड्रैगन के साथ खेलती थी, उसे ड्रैगन का साथ अच्छा लगता था। थोड़ी देर में एक मेड चाय लेकर आई। आर्या और शिवाय दोनों ने चाय पी ली। शिवाय आर्या की हर हरकत को नोटिस करता था। जब शिवाय आर्या में कोई बदलाव देखता था, तो उसे अंदर ही अंदर जीत महसूस होती थी। थोड़ी देर बाद शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, आर्या तुम ड्रैगन के साथ खेलो, मुझे कुछ काम है। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय आर्या और ड्रैगन को गार्डन में छोड़कर अंदर आ गया। अंदर आकर उसने राजवीर से कहा, आर्या गार्डन में अकेली है, ध्यान रखना। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और शिवाय अपने कमरे में चला गया। शिवाय आकर लैपटॉप पर काम करने लगा। करीब आधा घंटा काम करने के बाद शिवाय बुकशेल्फ के पास गया और कोई फाइल ढूंढने लगा। तभी उसके हाथों से कुछ फाइलें जमीन पर गिर गई। शिवाय ने वह फाइल उठाकर सेल्फ पर रख दी। अचानक ही शिवाय का ध्यान उन कागजों पर गया जो 2 मिनट पहले जमीन पर पड़े थे। शिवाय ने पलटकर फिर से वह फाइल उठाई। वह सारे कागज देखे तो उन कागजों के बीच में एक अजीब सी ड्राइंग थी। वह ड्राइंग पूरी पेंसिल से बनी हुई थी। शिवाय ने ड्राइंग देखी तो उस ड्राइंग में एक आदमी और औरत थे। आदमी के सर पर सिंग थे, बड़े बड़े दांत और हाथों पर कोई बड़ा सा हथियार था। औरत उस आदमी से डर रही थी। शिवाय इस पेंटिंग को बहुत देर तक देखता रहा। शिवाय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
शिवाय को नहीं पता था कि यह ड्राइंग किसने बनाई है। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, ये पेज फाइल में किसने रख दी? इस कमरे में तो आर्या के अलावा नौकर ही आते हैं, राजवीर ऐसी ड्राइंग बनाएगा क्यों? और किसी नौकर में इतनी हिम्मत नहीं कि वह ऐसी ड्राइंग बनाकर मेरे बुक सेल्फ में रख दे, यानी हो ना हो यह ड्राइंग आर्या ने बनाई है। शिवा इतना तो समझ गया कि आर्या के दिल में बहुत सारे राज छुपे हैं जिसे वह किसी को बता नहीं सकती या वह बताने की हालत में ही नहीं है। आर्या की हालत का जिम्मेदार होना हो यह आदमी ही है। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन लैपटॉप पर काम करता करता थक गया। उसने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। हर्षवर्धन ने लैपटॉप साइड में रखा और पीहू के कमरे की तरफ चला गया। हर्षवर्धन ने कमरे का गेट खोल कर देखा, पीहू बेड पर अकेली सो रही थी। पीहू को अकेला सोता हुआ देखकर हर्षवर्धन का दिल धक धक करने लगा। हर्षवर्धन की नजरें हीर को ढूंढ रही थी और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी जहां हीर सोई हुई थी। हर्षवर्धन ने हीर को ऊपर से नीचे तक देखा। हीर ने वही सूट पहना था जो हर्षवर्धन ने हीर को दिया था। हीर ने खुद को दुपट्टे से बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था। हीर सतीश के डर से ऐसे ही सोती थी। हर्षवर्धन की नजरें हीर पर ही टिक गई। हीर का मासूम चेहरा हर्षवर्धन की दिल में बसता जा रहा था। हर्षवर्धन ने हैरानी से हीर को देखा और मन ही मन कहा, यह लड़की बेड पर क्यों नहीं सोई? हर्षवर्धन हीर के पास गया और उसे गोद में उठाने ही वाला था कि उसने अपने हाथ रोक लिए। हर्षवर्धन नहीं चाहता था कि हीर उसे गलत समझे। हर्षवर्धन ने हीर के गानों को थपथपाकर उठा दिया। हर्षवर्धन को देखकर हीर जल्दी से उठ गई। हीर ने नजर झुकाकर धीरे से पूछा, क्या हुआ साहब, कुछ चाहिए आपको? हर्षवर्धन बोला, तुम जमीन पर क्यों सो रही हो? हीर बोली, साहब बेड पर सोने की आदत नहीं है, मुझे बेड पर नींद नहीं आई। आपके बेड का गद्दा बहुत मुलायम है, मैं सो नहीं पाई, इसलिए जमीन पर सो गई। हर्षवर्धन समझ रहा था कि हीर पिछले कितने ही सालों से जमीन पर सो रही है, अचानक से वह बेड पर कैसे सो सकती है? उसे तो बेड पर नींद आएगी ही नहीं। हर्षवर्धन बोला, देखो हीर, बेड पर सोने की आदत तो डालनी पड़ेगी, मैं तुम्हें जमीन पर नहीं सोने दे सकता। हीर ने अब भी हर्षवर्धन की तरफ नहीं देखा और वह नजर झुकाकर ही बोली, साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सो जाती हूँ जमीन पर, मैं हमेशा ही जमीन पर सोती हूँ, ठंड में भी सो जाती हूँ। हीर ने यह बात इतनी मासूमियत से बोली थी कि हर्षवर्धन का दिल फिर से धक धक करने लगा। हर्षवर्धन समझ गया कि हीरे ऐसे नहीं मानेगी। हर्षवर्धन बोला, तुम्हारी मर्जी है, तुम सोना चाहती हो तो सो जाओ, लेकिन जमीन पर छिपकली आ जाती है। जब मैं इस कमरे में आया था तब भी तुम्हारे पैरों के पास एक छिपकली घूम रही थी। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर थोड़ा डर गई। आखिर हीर भी तो एक नॉर्मल लड़की थी जो छिपकली से डरती थी। चैप्टर 97। कंगन दृष्टि के लिए ही बने हैं। हीर ने यह बात इतनी मासूमियत से बोली थी कि हर्षवर्धन का दिल फिर से धक धक करने लगा। हर्षवर्धन समझ गया कि हीरे ऐसे नहीं मानेगी। हर्षवर्धन बोला, तुम्हारी मर्जी है, तुम सोना चाहती हो तो सो जाओ, लेकिन जमीन पर छिपकली आ जाती है। जब मैं इस कमरे में आया था तब भी तुम्हारे पैरों के पास एक छिपकली घूम रही थी। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर थोड़ा डर गई। आखिर हीर भी तो एक नॉर्मल लड़की थी जो छिपकली से डरती थी। अब आगे। हीर अपना सलाइवा गटकते हुए धीरे से बोली, साहब आप सच कह रहे हैं? हवेली में छिपकली हैं? हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तभी तो कह रहा हूँ, पीहू के साथ बेड पर सो जाओ। साहब पर बेड पर नींद नहीं आती, बहुत मुलायम लगता है, हीर ने हर्षवर्धन से नजरें चुराते हुए कहा। हर्षवर्धन बोला, ठीक है तो जमीन पर ही सो जाओ। साहब पर छिपकली। हर्षवर्धन ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा,
उसे भी अपने पास सुला लेना, छोटी सी ही तो होती है, तुम्हारे पास सो जाएगी। अब तो हीर को और ज्यादा डर लगने लगा। हीर बोली, नहीं साहब, मैं पीहू के पास ही सो जाऊंगी। हर्षवर्धन बोला, गुड डिसीजन, मतलब अच्छा फैसला लिया तुमने। देखो पीहू के साथ सो जाओ, 1-2 दिन परेशानी होगी, उसके बाद तुम्हें नींद आने लगेगी। हिर ने गर्दन हिलाई और पीहू के पास बेड पर बैठ गई। हर्षवर्धन हीर के पास आया। उसने अपने दोनों हाथों से हीर की दोनों बाजू पकड़ी और उसे लेटा दिया। फिर उसे एक चद्दर से कवर करते हुए कहा, सोने की कोशिश करो हीर, सो जाओगी, आगे से तुम्हें बेड पर ही सोना है। हिर ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप करवट लेकर एक हाथ पीहू के ऊपर रख लिया और कसकर आंखें बंद कर ली। हर्षवर्धन ने पहले पीहू के माथे को चूमा और हीर की तरह बढ़ने लगा। हीर आंखें बंद किए हुए चुपचाप लेटी थी। हर्षवर्धन ने ना चाहते हुए भी अपने होंठ हीर के कान पर रख दिए और उसे एक हल्की सी किस देकर कमरे से चला गया। हर्षवर्धन के जाते ही हीर के चेहरे पर अपने आप ही एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। हीर ने धीरे से अपने कान को छुआ। हीर ने फिर से शर्माकर आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ दिव्यांश और पैंथर दोनों ही निराश होकर रघुवंशी मिशन लौट आए थे। पैंथर दिव्यांश के दिल की हालत समझ रहा था। दिव्यांश तो दृष्टि को देखना चाहता था, एक नजर ही सही, लेकिन एक बार दृष्टि को देखना चाहता था। पैंथर दिव्यांश जब एग्जीबिशन में पहुंचे तो दृष्टि पूर्वी वहां से निकल चुकी थी। पैंथर दिव्यांश दोनों ने दृष्टि पूर्वी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह दोनों नहीं मिली। दिव्यांश गुस्से में सोफे पर बैठा था। पैंथर चुपचाप खड़ा था क्योंकि वह समझ रहा था कि दिव्यांश का गुस्सा जायज है। दिव्यांश ने 4 महीने कैसे काटे थे, पैंथर ने देखा था। एक एक पल दिव्यांश का कैसे गुजरता था, पैंथर जानता था। और अब जब उसका फाइनली इंतजार खत्म हो गया तब भी दिव्यांश दृष्टि से नहीं मिल पाया। तभी बबीता आंटी पानी लेकर आई और दिव्यांश की तरफ ट्रे बढ़ाती हुई बोली, सर पानी। दिव्यांश इस वक्त बहुत गुस्से में था। दिव्यांश अपना गुस्सा बबीता आंटी पर नहीं निकालना चाहता था, इसीलिए वह चुपचाप खड़ा हुआ और हॉल में चक्कर लगाने लगा। पैंथर बबीता के पास आकर बोला, आंटी लाइए, मुझे पानी दे दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। इतना कहकर पैंथर ने पानी का गिलास उठाया और कुछ ही सेकंड में पी लिया। हॉल में इस वक्त खामोशी थी। पैंथर चुपचाप खड़ा था क्योंकि वह जानता था अगर वह बोला तो दिव्यांश का गुस्सा उस पर ही उतरेगा। तभी मेंशन के मेन गेट पर वॉचमैन आया और पैंथर को देखकर बोला, सर आपसे कुछ बात करनी थी। पैंथर ने दिव्यांश को देखा जो अब भी गुस्से में चक्कर लगा रहा था और फिर वॉचमैन के पास जाकर बोला, कहो क्या बात है। वॉचमैन ने एक पार्सल पैंथर को दिया और बोला, साहब यह एक लड़की देकर गई है। पैंथर बोला, कौन लड़की? वॉचमैन धीरे से बोला, सर वही लड़की जो 5 दिन यहाँ रही थी, साहब, वह जो देख नहीं सकती थी। वॉचमैन की बात सुनकर दिव्यांश के कान खड़े हो गए और वह जल्दी से वॉचमैन के पास जाकर बोला, क्या कहा तुमने, कौन आई थी? वॉचमैन नजर झुकाकर बोला, सर वह लड़की जो यहाँ रहती थी, वह यह पार्सल देकर गई है। दिव्यांश ने पार्सल ले लिया और पूछा, कब आई थी वह लड़की? वॉचमैन बोला, सर करीब 3 महीने पहले। दिव्यांश ने फिर पूछा, कुछ कह रही थी, कुछ पूछा उसने? तुम्हें कुछ बोल कर गई है? मुझे बताओ, क्या कहा दृष्टि ने? वॉचमैन बोला, सर वो आई थी तो आपके बारे में पूछ रही थी मिस्टर रघुवंशी कहाँ है। मैंने कह दिया कि आप तो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, तो उन्होंने यह पार्सल दिया और बोली यह पार्सल मिस्टर रघुवंशी को ही देना। पैंथर ने पूछा, और कुछ कहा था? वॉचमैन ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं सर, और कुछ तो नहीं कहा था, बस यही कहा था कि जब मिस्टर रघुवंशी आए तो उन्हें यह पार्सल दे देना। पैंथर वॉचमैन को देखकर बोला, अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकते हो।
वॉचमैन चला गया। दिव्यांश ने पार्सल लिया, उसे खोलकर देखा तो उसमें रघुवंशी परिवार के खानदानी कंगन थे। कंगन देखकर दिव्यांश की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे इन 5 दिनों में याद नहीं था कि उसने यह कंगन दृष्टि को कब दिए थे। दिव्यांश ने याद करने की कोशिश की कि शायद जब वह नशे में था तब दिए हैं, लेकिन दिव्यांश को याद आया कि उसने ऐसे कोई कंगन दृष्टि को नहीं दिए, और अगर यह कंगन उसने दृष्टि को नहीं दिए तो यह कंगन दृष्टि के पास कैसे पहुंचे। कंगन देखकर बबीता का गला ही सूख गया, क्योंकि वह कंगन बबीता ने दृष्टि को दिए थे। जैसे ही बबीता ने दिव्यांश के हाथों में कंगन देखे, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। बबीता तो इन दिनों भूल ही गई थी कि उसने खानदानी कंगन दृष्टि को पहना दिए थे। दिव्यांश भी समझ गया कि मेंशन में तो उसके और बबीता आंटी के अलावा कोई रहता ही नहीं है, तो हो ना हो यह कंगन बबीता आंटी ने ही दृष्टि को दिए थे। दिव्यांश ने एक नज़र गुस्से में बबीता को देखा और बबीता ने नजरें झुका ली, क्योंकि बबीता ने गलती की थी। वह जानती थी कि दिव्यांश और दृष्टि के बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने खानदानी कंगन दृष्टि को पहना दिए थे। जबकि दिव्यांश तो गुस्सा इसीलिए आ रहा था क्योंकि दृष्टि ने वह कंगन वापस कर दिए थे। दिव्यांश ने पार्सल में देखा तो एक लेटर भी था। दिव्यांश ने लेटर खोलकर देखा और मन ही मन उसे पढ़ना शुरू किया। उस लेटर में लिखा था, मिस्टर रघुवंशी, यह कंगन मुझे बबीता आंटी ने गलती से पहना दिए थे। मैं देख नहीं सकती, इसीलिए समझ नहीं पाई कि यह कंगन आपके खानदानी कंगन है, लेकिन जब पता चला कि यह आपके खानदानी कंगन है और इनकी कीमत करोड़ों में है, तो मैंने यह कंगन वापस कर दिए। मैं जानती हूँ इन कंगन को देखकर आपको बहुत गुस्सा आएगा। गुस्सा आए भी क्यों ना, भला यह कंगन मेरे हाथों में कैसे बर्दाश्त कर लेते। आपने तो मुझे रखैल का खिताब दिया है। रखेलो कंगन नहीं दिए जाते, उनके तो मुंह पर पैसे फेंक कर मारे जाते हैं। एक आखिरी बात, जानती हूँ आपसे कुछ भी मांगने का मुझे हक नहीं है। हमारे बीच जो डील हुई थी वह कब की खत्म हो गई। फिर भी आपने मुझे कहा था कि मैंने आपको 5 दिन सेटिस्फाई किया है। उन 5 दिन का वास्ता देकर कहती हूँ, प्लीज अपना गुस्सा बबीता आंटी पर मत निकालना। वह बहुत अच्छी हैं। अगर मैं 5 दिन आपके घर में रही तो उन्हीं की हेल्प से अपने काम कर पाती थी। उन्होंने मुझे बेटी की तरह रखा है। आपसे हक से कहने की औकात तो मेरी है नहीं, फिर भी रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ, प्लीज बबीता आंटी को कुछ मत कहिएगा। एक अंधी लड़की पर आप इतना सा तो तरस खा ही सकते हैं। दृष्टि। दिव्यांश ने पूरा लेटर पढ़ने के बाद महसूस किया कि उसके दिल में दर्द हो रहा है। यह दर्द कहाँ खत्म होगा, कब खत्म होगा, दिव्यांशु को नहीं पता था। दिव्यांश इस दर्द का जितना इलाज ढूंढता उतना ही उसे और ज्यादा दर्द होता। दिव्यांश लेटर पढ़कर अपने ही ख्यालों में था, तभी बबीता आंटी ने धीरे से कहा, सर मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। बबीता की बातों पर दिव्यांश ने रिएक्टर नहीं किया, लेकिन पैंथर ने बबीता को देखकर बोला, आंटी क्या ये कंगन आपने दृष्टि को दिए थे? बबीता ने हाँ में गर्दन हिला दी। पैंथर ने दूसरा सवाल करते हुए कहा, आंटी कब दिए थे? बबीता भी डर रही थी। उसे डर था कि कहीं दिव्यांश गुस्से में उसे नौकरी से ना निकाल दे। वैसे तो बबीता पिछले 20 सालों से उसी मेंशन में काम कर रही थी, लेकिन फिर भी थी तो वह नौकर ही, मालिक उसे कभी भी निकाल सकता था। बबीता पैंथर से धीरे से बोली, एक दिन दिव्यांश सर पीकर आए थे तो उन्होंने पीछे से दृष्टि को गले लगाकर कहा, आई लव यू। मैंने बस इतना ही सुना और उनके कमरे के बाहर से आ गई। मुझे लगा कि अब सर दृष्टि से शादी कर लेंगे और मैंने इमोशनल होकर वह कंगन दृष्टि को पहना दिए। बबीता की बात सुनकर पैंथर को थोड़ी सी हंसी आ गई, लेकिन वह हंसा नहीं। पैंथर थोड़ा जोर से बोला, तो यह तो आपने अच्छा काम किया। आप इतना डर क्यों रही है? सर आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको तो इनाम देंगे। बबीता तो पैंथर को हैरानी से देख रही थी।
जैसे कह रही हो क्यों आग में घी डाल रहे हो, मेरी नौकरी चली जाएगी। फाइनली दिव्यांश ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, आंटी माफी मत मांगिए, आपने अनजाने में जो किया वह सही था। यह कंगन दृष्टि के लिए ही बने हैं और इन कंगन को अब दृष्टि ही पहनेगी और इस बार उसे आप नहीं मैं पहनाऊंगा। बबीता ने हैरानी से पैंथर को देखा और पैंथर ने कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो कि बहुत जल्दी दृष्टि इस घर में वापस आएगी। दिव्यांश ने पैंथर की तरफ देखकर कहा, पैंथर मुझे दृष्टि से मिलना है, कल ही मिलना है, तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे दृष्टि से मिलवा दो, मैं दृष्टि को देखे बिना नहीं रह सकता। पैंथर बोला, जय श्री राम, बेफिक्र रहिए, आपका यह हनुमान आपको आपकी सीता से मिलवा कर ही रहेगा। आप मुझे बस कल तक का टाइम दे दीजिए, मैं कैसे भी करके आपको दृष्टि भाभी से मिलवा दूंगा। दिव्यांश बोला, मैं तुझे आज रात का वक्त देता हूँ, यह रात भी मेरी बहुत मुश्किल से कटेगी। अगर कल तुमने मेरी मुलाकात दृष्टि से नहीं करवाई तो मैं सच में तुम्हें गोली मार दूंगा। पैंथर थोड़ा मुंह बनाकर बोला, सर यह मरने मारने की बात मत किया करो, मैं कोशिश करूंगा कि कल आपकी मुलाकात दृष्टि भाभी से करवा दूं। अब आप जाकर रेस्ट कर लीजिए, सुबह से ऐसे ही भूखे प्यासे घूम रहे हैं, कल सुबह मैं आपको दृष्टि भाभी से जरूर मिलवा दूंगा। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और बबीता आंटी से कहा, आंटी खाना लगा दीजिए, पैंथर और मैं खाना खाएंगे। बबीता आंटी ने खाना लगा दिया। पैंथर तो ठूस ठूस कर खा रहा था क्योंकि वह सुबह से ही भूखा प्यासा घूम रहा था, लेकिन दिव्यांश उससे तो निवाला तोड़ा ही नहीं जा रहा था। दिव्यांश खाली चम्मच बाउल में घुमा रहा था। करीब 10 मिनट ऐसे ही बैठे रहने के बाद दिव्यांश डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चला गया। बबीता आंटी उसे जाता हुआ देख रही थी। बबीता आंटी ने पैंथर से पूछा, पैंथर सर को हुआ क्या है? पैंथर के मुंह में खाना था, फिर भी उसने बबीता आंटी को जवाब देते हुए कहा, सर को दृष्टि भाभी से प्यार हो गया है। चैप्टर 98। 6:30 बजे में सीता माता को कहाँ से लेकर आऊंगा? बबीता आंटी ने खाना लगा दिया। पैंथर तो ठूस ठूस कर खा रहा था क्योंकि वह सुबह से ही भूखा प्यासा घूम रहा था, लेकिन दिव्यांश उससे तो निवाला तोड़ा ही नहीं जा रहा था। दिव्यांश खाली चम्मच बाउल में घुमा रहा था। करीब 10 मिनट ऐसे ही बैठे रहने के बाद दिव्यांश डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चला गया। बबीता आंटी उसे जाता हुआ देख रही थी। बबीता आंटी ने पैंथर से पूछा, पैंथर सर को हुआ क्या है? पैंथर के मुंह में खाना था, फिर भी उसने बबीता आंटी को जवाब देते हुए कहा, सर को दृष्टि भाभी से प्यार हो गया है। अब आगे। पैंथर की बात सुनकर बबीता आंटी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आखिर बबीता आंटी भी तो यही चाहती थी कि दिव्यांश की जिंदगी में एक सुलझी हुई लड़की आ जाए। दृष्टि से ज्यादा अच्छी लड़की दिव्यांश को मिल ही नहीं सकती थी। बबीता को तो दृष्टि एक ही नजर में पसंद आ गई थी। शिवाय मेशन। शिवाय ने जब से उस स्क्रैच को देखा था तब से शिवाय का दिमाग आर्या के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो गया। शिवाय जानना चाहता था आखिर आर्या की हालत का जिम्मेदार कौन है। शिवाय यह भी जानता था अगर वह शौर्य से पूछेगा तो शौर्य उसे कभी भी सही जवाब नहीं देगा। आर्या बताने की हालत में नहीं है। दृष्टि की उसने इंसल्ट की है तो दृष्टि भी उसे आर्या के बारे में सही सही नहीं बताएगी। शिवाय अपने ही ख्यालों में था, तभी राजवीर ने पीछे से आकर कहा, सर कोई प्रॉब्लम है? शिवाय ने स्केच राजवीर को दिखाते हुए कहा, राजवीर यह स्केच देखो, इसे आर्या ने बनाया है और बनाकर मेरी फाइलों में छुपा भी दिया। इस स्केच से साफ पता चलता है कि आर्या के दिल में बहुत सारी बातें छुपी हुई है जिसे वह बता नहीं सकती और इन्हीं बातों की वजह से वह इतना डरती है। राजवीर ने स्केच देखकर कहा, सर अगर हम आर्या को और स्केच बनाने के लिए कहे तो शायद वह अपने दिल की बात स्केच के जरिए हमें बता सके। शिवाय ने राजवीर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा,
तुम ठीक कह रहे हो राजवीर, हमें आर्या को स्केच बनाने के लिए उकसाना चाहिए ताकि उसके दिल की बातें स्केच के जरिए बाहर आ जाएं। शिवाय रात को डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था। आर्या भी उसी के पास बैठी हुई खाना खा रही थी। राजवीर हाथ बांधे खड़ा था। शिवाय ने राजवीर को देखते हुए कहा, राजवीर तुम जानते हो छुईमुई बहुत अच्छी ड्राइंग करती है। राजवीर छुईमुई के लिए ड्राइंग का सारा सामान ला दो, ये सारा दिन फ्री रहती है तो ड्राइंग बना लिया करेगी। इसका भाई बता रहा था कि यह बहुत अच्छे स्केच बनाती है ना छुईमुई? बनाओगी ना स्केच? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर अगले ही पल बहुत सारे कलर, पेंसिल, व्हाइट पेपर लाकर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोला, लो लिटिल गर्ल, जब भी फ्री हो जाओ स्केच बना देना। आर्या ने राजवीर की तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिला दी। खाना खाकर आर्या ने सारा सामान समेटा और शिवाय के कमरे में चली गई। विराज मेशन काका और वीरा दोनों ही विराज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विराज डिनर करने नहीं आया। वीरा थोड़ा चीढ़कर बोली, काका आप ही बताइए, अगर मेरे झूठ बोलने से उनके पैरों में हलचल होने लगी तो क्या मैंने गलत किया? अरे मैंने तो उनके अंदर उम्मीद की एक किरण जगाई और वह किरण धीरे धीरे सूरज बन रही है। लेकिन विराज सर का तो दिमाग खराब हो गया है। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि मेरा झूठ उनके लिए फायदेमंद था। सही कहती हो बिटिया, पर क्या करें, विराज बेटा पहले ऐसे नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा करने लगे हैं। एक बार इनके पैर ठीक हो जाए, ये फिर से पहले जैसे विराज बन जाएगा। रामू काका जवाब देते हुए बोले। करीब आधा घंटा इंतजार करने के बाद वीरा बोली, काका आप ही चले जाइए ना, उनका खाना खाना बहुत जरूरी है, वरना वह मेडिसिन कैसे लेंगे? काका बोला, वीरा बिटिया बुरा मत मानना, लेकिन तुम ही चली जाओ, तुम उन्हें अपनी बातों से मना लोगी, मुझे तो वह बातों में फंसाकर उलझा देंगे। वीरा को विराज के पास जाते हुए डर तो लग रहा था, लेकिन जाना भी जरूरी था। वीरा आपने 4 महीने की मेहनत खराब नहीं कर सकती थी। वीरा ने भी सोच लिया कि जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मुसल से क्या डरना, अब तो वह जो कहेंगे सुन लूंगी, लेकिन खाना और दवाई तो खिलाकर ही रहूंगी। वीरा ने एक प्लेट में खाना सर्व किया और विराज के कमरे की तरफ चली गई। काका तो मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि विराज वीरा पर गुस्सा ना करें। वीरा प्लेट लेकर विराज के कमरे में ही चली गई। विराज खिड़की के पास ही बैठा था। वीरा बहुत आराम से बोली, सर खाना खा लीजिए, आपको दवाई भी लेनी है। विराज का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। विराज गुस्से में बोला, मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाना, चली जाओ यहाँ से, तुम जैसी झूठी लड़की को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वीरा मन ही मन खुद से बोली, सच में इस आदमी का दिमाग घुटनों में है, सही और गलत का फर्क ही नहीं पता। अगर मजबूरी ना होती तब बताती मैं कि मुझ पर गुस्सा करने वाले का मैं क्या करती हूँ, पर इस वक्त तो मुझे प्यार से ही काम लेना पड़ेगा। इन्होंने खाना नहीं खाया तो यह मेडिसिन भी नहीं लेंगे। यह भगवान कैसे पागल लड़के की केयरटेकर बन गई। अच्छा हुआ केयरटेकर हूँ, बीवी नहीं हूँ, वरना ऐसे इंसान को झेलना तो मुझे बहुत भारी पड़ता। वीरा ने फिर कहा, सर प्लीज खाना खा लीजिए, आपको मेडिसिन भी देनी है। विराज ने फिर से गुस्से में कहा, तुम्हें सुनाई कम देता है, निकलो मेरे कमरे से, वरना तुम जानते हो मैं कुछ भी उठाकर फेंक कर मार देता हूँ। वीरा ने प्लेट साइड में रखी और अपने गले से दुपट्टा उतारकर विराज के पास गई। वीरब ने जबरदस्ती विराज का एक हाथ व्हीलचेयर से बांध दिया। विराज अपने दूसरे हाथ से वीरा को रोक रहा था, लेकिन वीरा नहीं रुकी। वीरा ने दुपट्टे का दूसरा सिरा लिया और विराज का दूसरा हाथ भी व्हीलचेयर पर बांध दिया। वीरा को ऐसा करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन वीरा ने भी विराज के दोनों हाथ बांध दिए। विराज गुस्से में बोला, मेरे हाथ बांधने से तुम मेरा गुस्सा कम कर दोगी?
वीरा बोली, मुझे आपका गुस्सा कम नहीं करना, बस आपको खाना खिलाना है और आपको दवाई देनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका हाथ खोल दूं, तो आप खाना खा लीजिए। वीरा प्लेट लेकर आई। उसने अपने हाथों से एक बाइट लिया और विराज के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। विराज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वीरा बोली, सर अगर आप जिद्दी है तो मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ। अगर आपने खाना नहीं खाया तो मैं यह हाथ नहीं खोलूंगी, चाहे 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, फिर आप वॉशरूम भी नहीं जा पाओगे, सोच लो। विराज को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसने मन ही मन खुद से कहा, यह कैसी लड़की है, धमकी भी कैसी दे रही है, वॉशरूम जाए बिना कोई कैसे रह सकता है। वीरा ने फिर से एक बाइट लिया और विराज की तरफ बढ़ा दिया। विराज ने इस बार खाना खा लिया, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि वीरा सच में बहुत जिद्दी है। नॉर्मल लड़की होती तो उसे छोड़कर चली जाती, लेकिन वीरा ने तो जैसे ठान लिया था कि वह विराज को ठीक करके ही मानेगी। विराज को अच्छे से खाना खिलाकर वीरा ने अपनी सूट की बाजू से ही विराज मुंह साफ कर दिया। विराज वीरा को ऐसे करते हुए देख रहा था। विराज को एक अपनापन महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने उस फीलिंग को दबा दिया। वीरा मेडिसिन लेकर आई और उसने विराज को मेडिसिन खिला दी। वीरा फिर विराज के पैरों के पास बैठ गई और उसका लोवर ऊपर करके उसके पैरों की मालिश करने लगी। इस बीच दोनों के बीच खामोशी थी। वीरा ने अपना काम खत्म किया और विराज का हाथ खोलकर बोली, सर आखिरी बार मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, मुझे दोबारा इस घर से जाने के लिए मत करिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाथ पैर बांधकर बेड पर फेंक दूंगी, समझे? फिर मेरी मर्जी के बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कल सुबह से कोई नुकुर नहीं चलेगी। टाइम से हेल्थी खाना खाना, टाइम से मेडिसिन लेना। जब आपके पैर ठीक हो जाएंगे तो एक भी दिन यहाँ नहीं रहूंगी, समझे आप? जब तक आपके पैर ठीक नहीं हो जाते मुझे झेलने के अलावा आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। विराज वीरा को जाते हुए देख रहा था। अचानक ही विराज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दिव्यांश मेंशन। दिव्यांश की आंखों में नींद नहीं थी। दिव्यांश बालकनी में खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था। दिव्यांश जल्दी से चाहता था कि यह रात कट जाए ताकि वह सुबह दृष्टि से मिल सके। दिव्यांश पिछली रात भी नहीं सोया था और इस रात भी उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। दिव्यांश की हालत को देखकर लग रहा था कि उसे नींद की कितनी जरूरत है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। दिव्यांश को नींद आती थी कैसे? उसकी नींद तो दृष्टि ले गई थी। उसका सुख चैन सब कुछ तो दृष्टि के पास था। अब तो उसका सुकून तभी वापस आता जब दृष्टि रघुवंशी मिशन आ जाती। दिव्यांश को करीब 4 बजे नींद आई और सही 5:30 बजे उसकी आंखें खुल गई। दिव्यांश 1.5 घंटा भी पता नहीं कैसे सो गया था। दिव्यांश जल्दी से वॉशरूम में चला गया। करीब 1 घंटे बाद दिव्यांश तैयार होकर नीचे आया। पैंथर सोफे पर सो रहा था। पैंथर को सोफे पर सोता हुआ देखकर दिव्यांश का गुस्सा तो जैसे आसमान छू रहा था। दिव्यांश ने गुस्से में पैंथर के कंधे पर मारकर उसे उठाया। पैंथर दिव्यांश को देखकर जल्दी से उठ गया और अपनी आंखें मलने लगा। पैंथर ने टाइम देखा तो 6:30 बज रहे थे। पैंथर को भी गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन दिव्यांश के सामने गुस्सा करना उसकी हिम्मत से बाहर था। अगर दिव्यांश की जगह कोई और होता तो अब तक पैंथर उसे 2 थप्पड़ मार चुका होता। पैंथर ने एक नज़र दिव्यांश को देखा। दिव्यांश बहुत अच्छे से तैयार हुआ था। दिव्यांश ने व्हाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना था, जिसमें दिव्यांश बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। दिव्यांश ऐसे कपड़े कम ही पहनता था। वह तो बिजनेस के चलते ज्यादातर बिजनेस सूट में ही रहता था। पैंथर ने दिव्यांश को देखकर मन ही मन कहा, वो तो दृष्टि भाभी देख नहीं सकती, तब ऐसे हीरो की तरह तैयार हुए हैं।
अगर दृष्टि भाभी की आंखें ठीक होती तो ये रणबीर कपूर को भी फेल कर देते। पैंथर अपने आप से ही बात कर रहा था कि उसका ध्यान दिव्यांश के बातों से टूट गया। दिव्यांश गुस्से में बोला, तू क्या कह रहा था? मैं आपका हनुमान हूँ, आपको सीता से मिला दूंगा और तू सो रहा है। सर अभी 6:30 हैं। 6:30 बजे में सीता माता को कहाँ से लेकर आऊंगा? थोड़ा तो मुझ पर तरस खाइए, अभी तक तो दृष्टि भाभी भी नहीं जगी होगी। दिव्यांश अपने फोन को लेकर मेंशन से बाहर जाता हुआ बोला, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से बाहर आ जाओ वरना तुम गए। दिव्यांश मेंशन से बाहर चला गया और पैंथर अपनी कमर पर हाथ रखकर हैरानी से दिव्यांश को देख रहा था। पैंथर खुद से बोला, अच्छा हुआ यह प्यार नाम की चीज मुझे नहीं हुई, वरना मेरी हालत भी दिव्यांश सर जैसी हो जाती। पैंथर यह सब गुस्से में खुद से बोल रहा था, लेकिन पैंथर को क्या पता था उसके दिल में भी प्यार का झुनझुना आज ही बजेगा। पैंथर जल्दी से वॉशरूम में भागा, फिर 10 मिनट में तैयार होकर मेंशन के बाहर चला गया, जहां दिव्यांश अपने बॉडीगार्ड के साथ उसका इंतजार कर रहा था। चैप्टर 59 मिस्टर रघुवंशी आप आ गए। दिव्यांश मेंशन से बाहर चला गया और पैंथर अपनी कमर पर हाथ रखकर हैरानी से दिव्यांश को देख रहा था। पैंथर खुद से बोला, अच्छा हुआ यह प्यार नाम की चीज मुझे नहीं हुई, वरना मेरी हालत भी दिव्यांश सर जैसी हो जाती। पैंथर यह सब गुस्से में खुद से बोल रहा था, लेकिन पैंथर को क्या पता था उसके दिल में भी प्यार का झुनझुना आज ही बजेगा। पैंथर जल्दी से वॉशरूम में भागा, फिर 10 मिनट में तैयार होकर मेंशन के बाहर चला गया, जहां दिव्यांश अपने बॉडीगार्ड के साथ उसका इंतजार कर रहा था। अब आगे। पैंथर को देखकर दिव्यांश गाड़ी में बैठ गया। पैंथर भी ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। ड्राइवर ने धीरे से पैंथर से पूछा, सर कहाँ जाना है? पैंथर भी धीरे से बोला, भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, हिम्मत करके सर से ही पूछ ले। ड्राइवर ने तो नामे गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दिव्यांश सर को गुस्सा दिला दूं। इतने में दिव्यांश ने गुस्से में कहा, ड्राइवर गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो? पैंथर ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर ड्राइवर को एक एड्रेस दिखाते हुए कहा, यार गाड़ी यहाँ ले चल। पैंथर ने फिर थोड़ा जोर से बोला ताकि दिव्यांश भी सुन ले, पता नहीं सुबह 6:30 बजे कौन सा रेस्टोरेंट खुल जाता है। दिव्यांश को पैंथर की बात समझ तो आ रही थी, लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं कहा। पैंथर को क्या पता दिव्यांश का एक एक मिनट कैसे गुजरता है। कुछ ही देर में ड्राइवर ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोक दी। रेस्टोरेंट बंद था। रेस्टोरेंट को देखकर पैंथर ने अपना मुंह पीछे की तरफ घुमाया और दिव्यांश को देखकर बोला, सर यह तो 10 बजे खुलेगा और अभी तो 7:30 बजे हैं। दिव्यांश बोला, मैं इंतजार कर लूंगा, पर तुम्हें पक्का यकीन है कि वह अपने फ्रेंड के साथ यही आएगी? जा सर, दृष्टि भाभी आज अपनी फ्रेंड के साथ यही लंच करने आएगी, जवाब पैंथर जवाब देता हुआ बोला। पैंथर फिर अपने मन में बोला, सर मुझे क्या पता लड़कियों का मूड का हो सकता है किसी और रेस्टोरेंट में चली जाएं, लेकिन अगर वह किसी दूसरे रेस्टोरेंट्स में चली गई अब तो आप मुझे जान से ही मार दोगे। आज तो दृष्टि भाभी को अपनी सहेली के साथ लंच करने यही आना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दिव्यांश गाड़ी में बैठा हुआ ही पूर्वी और दृष्टि का वेट करता रहा। पैंथर गाड़ी से उतरकर मोबाइल में कुछ करने लगा। तभी एक बॉडीगार्ड आकर पैंथर से बोला, सर को क्या हो गया है और सर सुबह सुबह यहाँ क्यों आ गए? पैंथर बोला, भाई इश्क चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छों को पागल बना देती है, ऐसी चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। बॉडीगार्ड बोला, यह तो अच्छी बात है ना कि सर की जिंदगी में कोई लड़की आ रही है, फाइनली सर भी शादी कर लेंगे। हाँ यार यह तो तू ठीक कह रहा है, सर काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं,
रिया मैडम आई थी, इनकी जिंदगी में उनकी भी डेथ हो गई। बड़ी मुश्किल से इन्होंने दृष्टि भाभी को अपनाया है। अब बस यही दुआ करता हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए। फाइनली 10 बज गए, रेस्टोरेंट्स खुल गया। धीरे धीरे कस्टमर भी आने लगे, लेकिन पूर्वी और दृष्टि अब तक नहीं आए। दिव्यांश गाड़ी में बैठा हुआ बस रेस्टोरेंट के गेट को ही देख रहा था। पैंथर दिव्यांश के पास जाकर बोला, सर रेस्टोरेंट खुल गया है, आप चाहे तो अंदर वेट कर सकते हैं। दिव्यांश को पैंथर की बात सही लगी और वह उतरकर रेस्टोरेंट में चला गया। दिव्यांश पैंथर दोनों ही करीब 2 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन दिव्यांश ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। दिव्यांश तो बस आज दृष्टि को ही खाना था, सॉरी देखना था। पैंथर अपने हाथ में बर्गर लिए हुए लगातार अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। वह तो बस जुगाड़ कर रहा था कि किसी तरह पूर्वी और दृष्टि यहाँ आ जाएं। दिव्यांश फिर बोला, पैंथर वह दोनों आएंगी ना? पैंथर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ सर जरूर आएंगे, और अगर नहीं आई तो मैं और आप उनके फ्लैट में चलेंगे। दिव्यांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आसपास की सभी लड़कियां दिव्यांश को देखकर इम्प्रेस हो रही थी, लेकिन दिव्यांश का पूरा ध्यान बस रेस्टोरेंट के गेट पर था। पैंथर ने दिव्यांश को देखा तो मन ही मन खुद से कहा, इस आदमी के पास अपने लिए 1 मिनट नहीं था और आज पिछले 6 घंटे से दृष्टि भाभी का इंतजार कर रहा है। अगले ही पल पैंथर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश ने पैंथर को हंसते हुए देखा तो पूछा, तुम किस खुशी में हंस रहे हो? पैंथर बोला, सर याद है जब कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करता था तो आप क्या कहते थे, इन लड़के लड़कियों के पास फालतू टाइम होता है जो ऐसे पागलों की तरह इंतजार करते हैं। आज मैं आपके अंदर ही एक ऐसा बॉयफ्रेंड देख रहा हूं जो बेसब्री से अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है। दिव्यांश ने गुस्से में पैंथर को देखा और पैंथर ने अपनी हंसी अपने अंदर ही दबा ली। पुरानी हवेली। हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था। हीर ने पीहू को गोद में बैठा हुआ था और उसे खाना खिला रही थी। हर्षवर्धन जब भी पीहू और हीर को एक साथ देखता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। हर्षवर्धन ने दोनों को देखकर मन ही मन खुद से कहा, मेरी दोनों राजकुमारी ऐसे ही खुश रहे। तभी एक लॉयर हवेली के अंदर आया। लॉयर को देखकर हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़ा हो गया। हर्षवर्धन ने लॉयर का वेलकम करते हुए कहा, मिस्टर वर्मा आइए बैठिए। मिस्टर वर्मा सोफे पर बैठ गए। मिस्टर वर्मा ने कुछ पेपर हर्षवर्धन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर आपने जो पेपर रेडी करने के लिए कहा था वह पेपर मैंने रेडी करवा दिए हैं। आप इन पर साइन कर दीजिए और मिस हीर के भी साइन करवा लीजिए, आपकी शादी हो जाएगी। हर्षवर्धन ने एक नज़र हीर को देखा जो पीहू को खाना खिलाने में बिजी थी। हीर ने तो हर्षवर्धन और मिस्टर वर्मा की बातें सुनी ही नहीं थी। हर्षवर्धन ने पेपर लिए और साइन कर दिए, फिर हीर की तरफ देखकर कहा, हीर जरा यहाँ आओ। हीर ने पीहू को चेयर पर बैठा दिया और धीरे कदमों से हर्षवर्धन के पास चली गई। हर्षवर्धन ने हीर को पेन देते हुए कहा, यह हमारे मैरिज डॉक्यूमेंट्स है, इन पर सिग्नेचर कर दो। हीर को तो कुछ भी समझ नहीं आया, उसे तो अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं पता था। हीर कुछ ही शब्द समझती थी जो कभी कभी तान्या उसके सामने बोलती थी। हर्षवर्धन को तभी ध्यान आया कि उसने जो बोला है वह हीर समझ नहीं पाई। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर फिर कहा, हीर इन पेपर पर अपना नाम लिख दो। हीरो हर्षवर्धन से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन अपनी घबराहट के चलते उसने हर्षवर्धन से कुछ नहीं पूछा। हीर ऐसे ही खड़ी रही। हर्षवर्धन को लगा कि शायद हीर को अपना नाम लिखना भी नहीं आता। हर्षवर्धन फिर बोला, हीर तुम अपना नाम लिख दोगी ना? हीरा ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ साहब, मैं 5वीं क्लास तक पढ़ी हूँ। जब बाबा जिंदा थे तब वह मुझे रोज तैयार करके स्कूल भेजते थे। हर्षवर्धन ने एक मीठी सी मुस्कान हीर को पास करते हुए कहा,
तो चलो इन पेपर पर जल्दी से अपना नाम लिख दो। हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई, फिर सोफे पर बैठकर पेपर पर साइन करने लगी। हर्षवर्धन से बताता गया कि कहाँ साइन करने हैं और हीर ने वहां साइन कर दिए। मिस्टर वर्मा पेपर लेकर वहां से चले गए। हीर ने हर्षवर्धन की तरफ एक नजर देखा और फिर डाइनिंग टेबल पर जाने लगी। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, हीर पूछोगी नहीं कि मैंने तुमसे किन पेपर पर साइन करवाया है? हीर यह बात पूछना तो चाहती थी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। हीर ने फिर भी हिम्मत करते हुए पूछा, बताइए साहब। हर्षवर्धन फिर से मुस्कुराहट के साथ बोला, हीर हमारी शादी हो गई। यह सुनते ही हीर को तो जैसे झटका लग गया। हीर ने तो पहली बार देखा था कि साइन करने से भी शादी हो जाती है। हीर को तो यही पता था कि शादी तब होती है जब बारात आती है, जब अग्नि के चारों ओर फेरे होते हैं, जब पंडित जी दुल्हन की मांग भरने के लिए कहते हैं, जब दूल्हा दुल्हन एक साथ कस्में खाते हैं। हीर ने अब भी घबराहट के मारे हर्षवर्धन से कुछ नहीं पूछा। वह फिर से पीहू के पास आई और पीहू को खाना खिलाने लगी। हर्षवर्धन पीहू और हीर को देखकर स्टडी रूम में चला गया। रजावत विला। वरदान सिंह रजावत शौर्य को अपने विला में ले आया था, क्योंकि शौर्य के पास रहने की कोई जगह नहीं थी और वह हवेली वापस नहीं जाना चाहता था। शौर्य जब रजावत विला आया तो विला को देखकर हैरान हो गया। पूरा विला फूलों से सजा हुआ था। शौर्य ने वरदान को देखकर कहा, अंकल आपके घर में कोई फंक्शन है? पूरा घर सजा हुआ है। वरदान मुस्कुराकर बोला, फंक्शन तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी है। खुशी मुझे भी बताइए अंकल, मैं भी आपकी खुशी में शामिल हो जाऊंगा। शौर्य ने बहुत प्यार से वरदान को देखकर कहा। वरदान बोला, तुम जो इस घर में आए हो यही सबसे बड़ी खुशी है। तुमने मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए हाँ कह दी, यह है सबसे बड़ी खुशी। इस घर में मैं अकेला रहता था, लेकिन अब तुम आ गए हो, मुझे एक साथी मिल गया है, यही सबसे बड़ी खुशी है। और इसी के चलते मेरे बॉडीगार्ड ने इस घर को सजा दिया है। शौर्य ने हंसते हुए कहा, अंकल मैं उस टाइप का नहीं हूँ। वरदान ने एक चांटा शौर्य को दिखाते हुए कहा, और मैं शिवाय नहीं हूं जिससे तुम कैसी भी मजाक कर लोगे, समझे? वरदान और शौर्य दोनों ही हंसते हुए विला के अंदर आ गए। दूसरी तरफ शिवाय भी अपने कमरे में आर्या के बने हुए स्केच ढूंढ रहा था, लेकिन आर्या ने कल एक भी स्केच नहीं बनाया था। शिवाय ने बालकनी में जाकर देखा तो आर्या अब भी ड्रैगन के साथ गार्डन में खेल रही थी। आर्या स्केच तभी बनाती थी जब उसका दिल बहुत ज्यादा दुखी होता था, जब वह बहुत परेशान होती थी, जब उसका रोने का मन करता था, लेकिन अपनी बीमारी के चलते वो रो नहीं सकती थी, अपनी फीलिंग को बता नहीं सकती थी, इसलिए वह स्केच बनाती थी और स्केच में ही अपनी फीलिंग डालने की कोशिश करती थी। यह बात शिवाय समझ गया था। दूसरी तरफ दिव्यांश इंतजार करते करते थक गया था। शाम के 4 बज गए थे, लेकिन पूर्वी और दृष्टि रेस्टोरेंट में नहीं आई। दिव्यांश का खिला हुआ चेहरा मुरझाने लगा था। पैंथर से अब दिव्यांश की हालत नहीं देखी जा रही थी। पैंथर का अगर बस चलता तो वह तो दृष्टि को उठाकर ही रघुवंशी मेंशन ले आता। दिव्यांश अब भी रेस्टोरेंट के मेन गेट की तरफ देख रहा था और अचानक ही गेट खुला। दृष्टि अंदर आई। दिव्यांश की नजरें दृष्टि पर ठहर गई। दृष्टि में लैवेंडर कलर का फ्रॉक सूट पहना था, जो थोड़ा ढीला ढाला था। दृष्टि के चेहरे पर प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा सा ग्लो आया हुआ था। दृष्टि का वेट भी थोड़ा बड़ा हुआ था। दृष्टि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दृष्टि को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। दिव्यांश दृष्टि की आंखों में देख रहा था। बेशक दृष्टि देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। मोटी मोटी आंखें, भारी पलके। दृष्टि तो किसी को भी बिना देखे अपनी आंखों से अट्रैक्ट कर ले, और इन आंखों का जादू दिव्यांश पर चल गया था। दिव्यांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे दृष्टि के पास गया।
दिव्यांश ने जाते ही दृष्टि को गले लगा लिया। दृष्टि ने जैसे ही खुद को किसी को गले लगाते हुए पाया तो उसके मुंह से एक ही आवाज निकली, मिस्टर रघुवंशी आप आ गए। चैप्टर 60 आपके वाली कौन सी है। दिव्यांश दृष्टि की आंखों में देख रहा था। बेशक दृष्टि देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। मोटी मोटी आंखें, भारी पलके। दृष्टि तो किसी को भी बिना देखे अपनी आंखों से अट्रैक्ट कर ले, और इन आंखों का जादू दिव्यांश पर चल गया था। दिव्यांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे दृष्टि के पास गया। दिव्यांश ने जाते ही दृष्टि को गले लगा लिया। दृष्टि ने जैसे ही खुद को किसी को गले लगाते हुए पाया तो उसके मुंह से एक ही आवाज निकली, मिस्टर रघुवंशी आप आ गए। अब आगे। दिव्यांश ने दृष्टि पर अपनी बाहें कसते हुए कहा, हाँ दृष्टि, तुम्हारा मिस्टर रघुवंशी आ गया है, तुमसे माफी मांगने आ गया। दिव्यांश ने अपने एक हाथ से दृष्टि का चेहरा ऊपर किया और अपने होंठ दृष्टि के होठों पर रख दिए। दिव्यांश दृष्टि को किस करने लगा। दृष्टि के हाथ भी दिव्यांश पर टी शर्ट पर कसते जा रहे थे। दिव्यांश का एक हाथ उसकी कमर पर था और एक हाथ से उसने दृष्टि के चेहरे को पकड़ा हुआ था। रेस्टोरेंट में बैठे हुए सभी लोग दृष्टि और दिव्यांश को देख रहे थे। तभी दिव्यांश के बाजू को पकड़कर किसी ने हिलाया। दिव्यांश के कानों में आवाज पड़ी, सर सर सर, भाभी आ गई। आवाज सुनकर दिव्यांश अपने ख्यालों से बाहर आया। दिव्यांश ने देखा तो दृष्टि और पूर्वी रेस्टोरेंट्स के अंदर ही आ रही थी। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश खुली आंखों से सपना ही देख रहा था। दिव्यांश और पैंथर दोनों ही पूर्वी और दृष्टि से दूर एक टेबल पर बैठे थे। पैंथर पूर्वी और दृष्टि को देख रहा था। पैंथर की नजर पूर्वी पर टिक गई, लेकिन पैंथर अब तक नहीं समझ पाया था कि इन दोनों लड़कियों में से दृष्टि कौन है। पेंशन ने कंफर्म करने के लिए दिव्यांश से पूछा, सर आपके वाली कौन सी है। दिव्यांश ने हैरानी से पैंथर को देखा और बोला, मेरे वाली मतलब। पैंथर ने कहा, कुछ नहीं सर। पैंथर ने मुस्कुराकर नजरें नीचे कर ली। दिव्यांश समझ गया। दिव्यांश बोला, जिसने सूट पहना है वह है तुम्हारी भाभी दृष्टि। यह सुनते ही पैंथर ने अपने दिल पर हाथ रखा और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाय मैं बच गया सर, यह पिंक वाली मुझे पसंद आ गई। कैसी है सर। पूर्वी नाम है इसका। दिव्यांश की नजर तो दृष्टि पर ही टिकी हुई थी। दिव्यांश पैंथर की आधी अधूरी बात सुनकर बोला, ठीक है, अपनी पिंक वाली को यहाँ से लेकर जाओ, मुझे दृष्टि से बात करनी है। पैंथर ने अपना फोन निकाला और कुछ किया। तभी एक आदमी पूर्वी के पास आकर बोला, मैम आपको कोई बाहर बुला रहा है। पूर्वी ने अपना हाथ दृष्टि के हाथों पर रखकर कहा, दृष्टि में देखकर आती मुझे कौन बुला रहा है। तब तक तुम यहीं बैठो, अभी आकर ऑर्डर कर दूंगी, फिर साथ में खाना खाएंगे। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और पूर्वी उठकर चली गई। पैंथर भी दिव्यांश के पास से उठकर चला गया और उसने बॉडीगार्ड को देखकर कुछ इशारा किया। दिव्यांश के बॉडीगार्ड ने धीरे धीरे सारा रेस्टोरेंट चुपचाप खाली करवा दिया। रेस्टोरेंट में बस दिव्यांश और दृष्टि बैठे थे। करीब 10 मिनट तक दिव्यांश दृष्टि को ही देखता रहा। उसके अंदर दृष्टि के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हिम्मत तो उसे करनी ही पड़ती। फाइनी हिम्मत करके दिव्यांश अपनी चेयर से खड़ा हुआ। दृष्टि के पास जाकर बैठ गया। दृष्टि को आभास तो हुआ जैसे कोई आकर उसके पास बैठा है। दृष्टि बोली, पूर्वी तू आ गई। दिव्यांश बोला, नहीं, वह तो नहीं आई। दृष्टि ने जैसे ही दिव्यांश की आवाज सुनी उसके दिल में धक धक होने लगी। दृष्टि ने धीरे से कहा, मिस्टर रघुवंशी आप। मिस्टर रघुवंशी सुनकर दिव्यांश के दिल को जैसे सुकून सा मिल गया। मिस्टर रघुवंशी सुनने के लिए तो दिव्यांश के कान तरस गए थे। दिव्यांश को महसूस हुआ कि अब भी दृष्टि को उसकी आवाज याद है।
दिव्यांश अपनी खुशी को छुपाते हुए बोला, मैडम मैं यहाँ का मैनेजर। दृष्टि अपनी बात को सही करते हुए बोली, माफ कीजिए। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, तू क्या सोच रही है दृष्टि, मिस्टर रघुवंशी तेरे पास वापस आएंगे, तुझसे माफी मांगेंगे, तेरे नखरे उठाएंगे, तुझसे शादी करेंगे, तुझे इज्जत की जिंदगी देंगे, तू क्यों भूल जाती है कि तू अंधी है। उन्होंने तो तुझे कितना बेइज्जत किया है और तू अब भी उन्हीं से उम्मीद लगाए बैठी है। मिस्टर रघुवंशी की आवाज किसी से मिल भी तो सकती है। यह मिस्टर रघुवंशी नहीं है, यह तो यहाँ के मैनेजर है। दृष्टि क्या हो गया है तुझे, क्यों तू दिन रात मिस्टर रघुवंशी के बारे में ही सोचती रहती है। वह कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। दृष्टि अपने ही ख्यालों में थी, तभी दिव्यांश ने फिर कहा, लगता है आपके दिल के बहुत करीब है मिस्टर रघुवंशी। जो दिल के करीब होते हैं दर्द भी वही देते हैं, दृष्टि ने भरे गले से कहा। दिव्यांश दृष्टि के दर्द को महसूस कर रहा था। दिव्यांश फिर बोला, जो दर्द अपने देते हैं वो अपने भी उस दर्द में पीसते हैं। हो सकता है मिस्टर रघुवंशी आपको दर्द देकर खुद भी दर्द में हो। दृष्टि अपने आंसू कंट्रोल करती हुई बोली, कुछ लोगों को दर्द नहीं होता, उनकी अकड़, उनका एटीट्यूड, उनका रुतबा, उनकी दुश्मनी, उनके लिए सब कुछ होता है। किसी के दर्द से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की मजबूरी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के रोने से, गिड़गिड़ाने से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। मतलब होता है तो अपनी अकड़ से। बेशक कोई इंसान दर्द में मर जाए, लेकिन उनकी अकड़ कम नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे दृष्टि बोल रही थी वैसे वैसे दिव्यांश का दिल बैठा जा रहा था। दिव्यांश ने फिर कहा, हो सकता है आपके मिस्टर रघुवंशी उतने ही दर्द में हो जितनी आप है। दृष्टि हल्का सा मुस्कुराकर बोली, जैसे वह खुद की किस्मत पर हंस रही हो। मिस्टर रघुवंशी मेरे नहीं हैं, ना कभी हो सकते। दिव्यांश ने अब और कुछ कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह दृष्टि की हालत समझ रहा था कि दृष्टि इस वक्त कितनी परेशान है, लेकिन वह कंटिन्यू दृष्टि को ही देख रहा था। दिव्यांश मन में कह रहा था, 4 महीनों में दृष्टि कितनी गोलू मोलू सी हो गई है, रंग भी पहले से ज्यादा फेयर लग रहा है। पता नहीं यह राजपूत अपनी बेटियों को क्या खिलाते हैं। दिव्यांश अपने ख्याल से बाहर आया और फिर बोला, मैम आपका ऑर्डर। दृष्टि बोली, मेरी फ्रेंड बाहर गई हुई है, जब वो आएगी तब मैं ऑर्डर कर दूंगी। दिव्यांश ने अपना फोन लिया और कुछ टाइप करके पैंथर को भेज दिया। दूसरी तरफ पूर्वी पार्किंग में खड़ी थी। पूर्वी ने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। पूर्वी ने मन ही मन खुदे से कहा, लगता है किसी ने बेवकूफ बना दिया। पूर्वी वापस जाने के लिए मुड़ी पैंथर से टकरा गई। पूर्वी ने पैंथर को देखा तो उसे एक ही सेकंड में याद आ गया कि पैंथर तो वही लड़का है जिसने उसे विशाल से चाटा खाने से बचाया था। पैंथर ने ही विशाल का हाथ पकड़ा था और फिर बोला था कि ऐसी बात ही क्यों कहते हो कि लड़की हाथ उठाने पर मजबूर हो जाए। पूर्वी ने पैंथर को पॉइंट करके कहा, तुम तो वही हो ना जिसने उस रेस्टोरेंट में विशाल से मुझे बचाया था। पैंथर को वो इंसिडेंस याद नहीं था। पैंथर बोला, ऐसे एहसान तो मैं चलते फिरते करता रहता हूँ, मुझे याद नहीं है, पर तुम कह रही हो तो बचाया होगा। पूर्वी बोली, उस दिन मैं आपको थैंक यू नहीं बोल पाई थी, इसलिए आज बोल देती हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपने उस दिन मेरी हेल्प की। पैंथर बोला, लड़कियां इतना सुखा सुखा थैंक यू बोलती है। पूर्वी इतनी मासूम भी नहीं थी कि पैंथर की बातों का मतलब ना समझे, फिर भी ने हाथ बांधकर कहा, गिला थैंक यू कैसे होता है, आप मुझे बताइए। पैंथर ने शरारत सी मुस्कान पास करते हुए कहा, होठों को गिला करके। पूर्वी दांत पीसते हुए बोली, और किसके होठों को गिला करते हुए। पैंथर ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम कितनी भोली तो नहीं हो कि तुम्हें यह ना पता हो कि होठों को गिला करके थैंक यू कैसे बोला जाता है। पूर्वी ने गुस्से में पैंथर के हाथों में जो पानी की बोतल थी उसे छीना और उसमें से 2 घूंट पानी पीकर
बाकी की बोतल का पानी पैंथर के सर पर डाल दिया, जिससे पैंथर का पूरा चेहरा गीला हो गया। पूर्वी के ऐसा करने से पैंथर का गुस्सा आ गया। पूर्वी खाली बोतल को फेंकते हुई बोली, तुम्हारा दिमाग में कुछ ज्यादा ही गंद भरा हुआ है, लेकिन अब मैंने तुम्हारा दिमाग का गंद साफ कर दिया। आगे से किसी भी लड़की को गलत बोलने से पहले 4 बार सोचना। पूर्वी जाने लगी तो पैंथर ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती गाड़ी से लगा दिया। पैंथर बोला, तुम यहाँ मेरी इंसल्ट करके जाओगी और मैं तुम्हें आराम से जाने दूंगा। पैंथर जब तक हंसता है तब तक सामने वाला भी हंसता है, लेकिन अगर एक बार पैंथर को गुस्सा आ गया तो सामने वाले की हालत खराब हो जाती है। पूर्वी गुस्से में बोली, मेरा हाथ छोड़ो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं छोड़ रहा, तुम्हारा हाथ क्या करोगी? पैंथर एक बार किसी का हाथ पकड़ ले तो छोड़ता नहीं। पूर्वी गुस्से में बोली, जैसा नाम है वैसे ही काम भी है तुम्हारे, एकदम जानवर हो जानवर। पैंथर थोड़ा सा मुस्कुराकर बोला, अब तुमने मुझे जानवर बोल ही दिया है तो चलो जानवर वाली हरकत भी कर लूं। इतना कहकर पैंथर ने अपने होठ पूर्वी के होठों पर रख दिए। पैंथर पूर्वी को किस करने लगा और पूर्वी छटपटाने लगी। थोड़ी देर बाद पैंथर ने पूर्वी को छोड़ा और अपने होठों पर हल्का सा अंगूठा फेर लिया। पैंथर की मुस्कुराहट पूर्वी को गुस्सा दिला रही थी। पूर्वी ने पंच बनाकर पैंथर के मुंह पर जड़ दिया। पैंथर का चेहरा एक साइड हो गया। पूर्वी की आंखें अब तक नम हो गई थी। पूर्वी ने पॉइंट करके पैंथर से कहा, जब तुमने मुझे बचाया था तो मुझे लगा तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम तो विशाल से भी ज्यादा घटिया हो। पूर्वी की आंखों में आंसू देखकर पैंथर को बुरा लग रहा था। पूर्वी वहां से भाग गई। तभी पैंथर का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मोबाइल में दिव्यांश का मैसेज था, जिसमें लिखा था, पूर्वी को जितना हो सके बिजी रख। पैंथर ने मोबाइल अपने सर पर मारा और खुद से बोला, मेरी और पूर्वी की मुलाकात तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब पूर्वी को कैसे बिजी रखूं? पुश्तैनी हवेली। हीर और पीहू दोनों ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। हर्षवर्धन सोफे पर बैठा हुआ कुछ पेपर चेक कर रहा था। हर्षवर्धन की नजर हीर और पीहू पर गई। उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने हीर को देखा, जिसने लेमन कलर का सूट सलवार पहना था। हीर ने चुन्नी सर पर ही नहीं हुई थी। हीर सादे कपड़ों में भी बहुत खूबसूरत लगती थी। हीर का सर पर पल्लू रखना भी उसकी खूबसूरती बढ़ा देता था, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन चाहता था कि हीर अपनी मर्जी से जिए। मर्जी से कैसे जिया जाता है, हीर को तो पता ही नहीं था। हीर ने तो कभी खुद की पसंद से कुछ किया ही नहीं था। हीर और पीहू दोनों ही हर्षवर्धन के सामने आकर खड़ी हो गई। हीर ने नजरें झुकाते हुए कहा, साहब, क्या हम गांव के मंदिर चले जाएं? पहली बार हीर ने हर्षवर्धन से किसी चीज के लिए इजाजत मांगी थी। अपनी इच्छा हर्षवर्धन को बताई थी। अपनी मर्जी से जीने के लिए पहला कदम उठाया था, तो हर्षवर्धन उसे कैसे मना कर देता? हर्षवर्धन ने कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन ड्राइवर के साथ जाना और जल्दी वापस आ जाना। हीर और पीहू दोनों ने एक साथ हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों ही हवेली से बाहर चली गई। हर्षवर्धन उन्हें जाते हुए देख रहा था। हर्षवर्धन के चेहरे पर अब भी एक मुस्कान थी। डन।